Okay. We'll just discuss objective 1 and objective 2 this time, and next class we'll be discussing the exercises of relegation. And then we can discuss objective 1 Yes. and objective 2. Okay, so let me know whatever doubts you have and whatever questions of objective 1 and 2. Yes, I'll just open. Sure, sure. Hmm. Yes, sir. So could you write down my doubts, sir? So in objective one, I have the question number 19th and the 20th. 19th and 20th, right? Yes, sir. Okay. Objective 1. Alright. And in objective two, I don't have any doubts, except the 11th one. In objective 2, 11. Objective 2, 11th. Yes, sir. 11th. I mean 11th in objective 2, there's no question number 11. So हम अभी कौन से चैप्टर में कर रहे हैं सर? Gravitation. ग्रेविटी में वो सॉरी सर, सर मैं एसएचएम खोल के बैठा हुआ था. वेट सर, लेट मी. So gravitational objective one में question number 12 and question number 3 and question number 16 and question number 17. 2 में. So 2 में there is nothing, sir. So except second wala, sir. Second wala I didn't get it, sir. So inside the uniform spherical shell wala. Right. So over here side में question number 3. Suppose the acceleration due to gravity at the Earth's surface is 10 meter per second square, and the surface is 10 meter per second square, and at the surface of Mars it is 4 meter per second square. 60 kg passenger goes from the Earth to the Mars in a spaceship moving with a constant velocity. Neglect all other objects in the sky, which part of figure 11.11-Q1 best represents the weight, net gravitational force of the passenger as a function of height. Okay, so weight is what? Weight is the force which is exerted due to gravity, right? Which is felt by the person, right? जो भी कोई ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी की वजह से कोई पुल एक्सपीरियंस करेगा, ये जैसे अर्थ हम पे लगाती है, तो वो हमारा वेट हो जाता है ना, क्योंकि हम अर्थ के सरफेस के Yes, आसपास sir. रहते हैं, तो फिर हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के आसपास जी की वैल्यू होती है स्मॉल जी की, एम जी हमारा वेट आ जाता है, राइट? और जी की वैल्यू वेरी करती है, राइट? दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट? है ना? सॉरी, अर्थ के सरफेस पे हम रहते हैं, लाइक लेट्स से दिस इज आर। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो, मान लो, बड़े बड़े स्फेयर्स हैं, है ना? और हमारा बॉडी जो कहाँ से कहाँ जाने वाला है, हमारा बॉडी जो है यहाँ से यहाँ जाने वाला है, राइट? यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करने वाला है कि नहीं, राइट? तो अब क्या होगा, अब आप उसको क्या बताना है, वेट
आपका बताना आपको कि नेट वेट और द फोर्स ऑन द पैसेंजर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कौन सा ग्राफ जो है बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा कि द वेरिएशन ऑफ नेट फोर्स, द वेट विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द पैसेंजर, जिसका 60 kg वेट है ना। तो शुरू शुरू में तो अर्थ के पास में है, राइट। तो अर्थ पे तो ऑब्वियसली अर्थ पे कितना है उसका 60 kg मास है और इंटू 10 जो है जी का वैल्यू है, राइट। तो 600 न्यूटन उसको वेट एक्सपीरियंस होगा, राइट। और इट शुड बी लेस देन 600 न्यूटन। व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि वो अर्थ के पास है तो उसमें बता ही रखा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द अर्थ सरफेस इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उसमें नेट ही Yes, बता sir. रखा है, राइट। तो दिस इज द नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दैट मींस मास का जो है नेग्लिजिबल हो जाएगा उससे, फिर होगा भी तो उसका मिला के सब मिला जुलू के 10 आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली 16 टू 10 कर देंगे तो 600 न्यूटन यहाँ पे उसका वेट आ जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 16 टू 4 यानी जो भी आएगा 16 टू 4 24 240, है ना। तो यहाँ पे तो ये तो एनीवेज उन्होंने फिक्स कर ही रखा है, सारे ग्राफ्स में सेम ही। अब बताना ए बी सी डी में से कौन सा ग्राफ आएगा। ओके, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि क्या कि यहाँ से जब जाएगा ना, है ना, बीच में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच बीच में जाएगा, राइट, है ना। तो कोई, क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट अर्थ, लेट्स से दिस इज अर्थ एंड दिस इज मार्स आई गेस, है ना, और बाकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऑब्जेक्ट जब ये बीच में जो बॉडी है यानी आदमी जो है बीच में रहेगा तो उस पर एक फोर्स ऐसा लगेगा, मास विल पुल दैट बॉडी इन द राइटवर्ड डायरेक्शन एंड द अर्थ लेट्स से विल पुल इट इन द लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, राइट, है कि नहीं। तो अब जैसे ही किसी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो उसका फोर्स ज़्यादा वो होएगा, आई मीन प्रीडोमिनेटली उसका फोर्स ज़्यादा लगेगा। जैसे मार्स के पास ज़्यादा फोर्स लगेगा मास का, अर्थ के पास अर्थ का लगेगा। लेकिन बीच में क्या है, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो मास और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उसमें नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। वाई? कैन यू टेल मी द रीजन वाई ऐसा ऐसा होगा क्यों? Yes, sir. क्यों ऐसा रीजन होगा? लेट टेल मी द रीजन वाई ऐसा होगा क्यों? तो ये मोस्ट ऑफ सब बीच में नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। बीच में जीरो होना पड़ेगा उसको, क्यों होना पड़ेगा? और वो दो क्योंकि पॉइंट एक पॉइंट आएगा। यस सर। क्यों? क्योंकि देखो अब यहाँ पे देखो कैपिटल एम है, बड़ा एम है, यहाँ पे छोटू एम है, कोई मतलब मासेस हैं, लेट्स से 2 मासेस है भैया, लेट्स से चलो हम सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए 10 kg और 5 kg ले लेते हैं ना, राइट। और फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स जिस पे लगने वाला है 10 kg वाला इधर को लगाने वाला है, 5 kg वाला इधर लगाने वाला है कि नहीं। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, है कि नहीं, राइट। तो 10 kg वाला कितना लगाएगा? जो भी इसका मास होगा छोटे ऑब्जेक्ट का, लेट्स से बोल देते हैं एम डैश मास, कितना लग जाएगा इसमें फोर्स? एम डैश इंटू कैपिटल एम, कैपिटल जी तो इधर को आएगा, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, जो भी यहाँ पे डिस्टेंस यस है सर। ना। तो एक्स, और ये मान लो चलो एक्स डैश है यहाँ जो बचा, एक्स डैश, राइट, इसका स्क्वायर। ये फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट। दूसरा फोर्स क्या लगेगा? जी एम डैश इंटू एम, है ना, जो छोटा मास एम है, डिवाइडेड बाय एक्स डैश का स्क्वायर, है कि नहीं, राइट। तो अब जैसे ही एक्स जो है उधर को जाएंगे तो एक्स जो है, देखो शुरू शुरू में क्या होगा, जब ये पार्टिकल जो है आई मीन जो बॉडी है वो बड़े वाले मास में होगा यानी अर्थ के पास होगा, तो दिस एक्स विल बी स्मॉल एंड दिस एक्स विल बी ग्रेटर। तो समझ में आ रहा है? धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आएगा इस तरीके से कि हालांकि m इंटू एम डैश दिस वन इज ग्रेटर देन m इंटू स्मॉल m इंटू एम डैश, राइट, ये वाला ग्रेटर है, बड़ा आएगा, राइट। बट क्या होगा, एक पॉइंट तो ऐसा आ ही जाएगा कि एक्स स्क्वायर विल बी मोर देन एक्स डैश का स्क्वायर, और इस तरह से हो जाएगा कि जो है ये दोनों जो है ऑलमोस्ट बराबर हो जाएंगे, राइट। एंड वी कैन इवन फाइंड दैट रेशियो ऑल्सो, कब ऐसा होगा, है ना। जो उनके बीच में डिस्टेंस का रेशियो भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों को इक्वल कर लो फोर्स उसको, तो कितना आ जाएगा? एम डैश इंटू एम इंटू जी बाय, क्योंकि अब उनको पता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले हैं, तो फोर्सेज जो यस होंगे सर। सब्ट्रैक्ट होने वाले हैं। इक्वल कब होने वाले हैं? खाली मैग्नीट्यूड इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डायरेक्शन छोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा? एम इंटू एम डैश डिवाइडेड बाय एक्स डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स और एक्स डैश का हमको रेशियो मिल जाएगा, ठीक है नहीं। एम तो कॉमन है तो कट जाएगा, सॉरी एम डैश कॉमन है तो कट जाएगा, है ना। एंड जी जी भी, जी दोनों साइड होगा वो भी कट जाएगा, राइट। सो विल गेट यू नो
m by m dash, सॉरी m by m छोटू m, सॉरी छोटू m इक्वल टू क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर बाय एक्स डैश का स्क्वायर। तो आपको क्या लगता है इसके दो दो सॉल्यूशन होंगे एक्स बाय एक्स डैश के रेशियो के, कि एक ही सॉल्यूशन होगा, राइट? है कि नहीं? दो रेशियो तो होंगे नहीं, एक ही रेशियो आएगा, right? That will be the under root of this because x is a distance, it's a length, right? It's a length, right? So x by x का रेशियो किसके में आएगा, तो जो भी डिस्टेंस होगा उसको उसी रेशियो में अगर हम डिवाइड करेंगे, राइट? दिस इज अ लेंथ, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट? आप स्क्वायर का अंडर रूट उधर को लगाते हो, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट हैज टू बी पॉजिटिव, बोथ विल बी द पॉजिटिव। तो सिर्फ एक ही रेशियो, फिक्स रेशियो आएगा, तो उसी जो भी डिस्टेंस है उसको उसी फिक्स रेशियो में काटेंगे, उसी पॉइंट पे एक सिंगल पॉइंट आएगा जहाँ पे दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे। सिंस दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट एक पॉइंट पे जीरो आएगा ही आएगा, और वो पॉइंट भी सिर्फ एक ही आने वाला है, दैट्स वाई। और सिर्फ एक ही सी वाला केस इसमें ऐसा दिखाई दे रहा है जहाँ पे एक ही पॉइंट पे वो फोर्स जो है नेट फोर्स उस पे, यानी नेट वेट जो है जीरो हुआ, राइट? Yes, डी sir. केस में दो पॉइंट्स आ रहे हैं ऐसे, जबकि हो नहीं सकता है, और बी और ए के केस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आ रहा है जहाँ पे जीरो, लेकिन जीरो तो होना ही होना है, राइट? दैट्स वाई दिस विल बी लाइक दिस, ओके? सी कम आएगा फिर बढ़ेगा, ठीक है? ऑलराइट, विपुल आपको आवाज आ रही है? विपुल आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे विपुल को लग रहा आवाज नहीं आ रही है। वो फाइन, मैं विपुल से क्वेश्चन पूछना चाहता था कि कौन कौन से क्वेश्चन ही हैज डाउट इन, ओके? तो फाइन, सो क्वेश्चन 12 के बाद क्वेश्चन 12 और 16 है ना? क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये है ना? 12 में क्या पूछ रखा है? Figure shows the elliptical path of a planet about the sun. The two shaded parts have equal area. If T1 and T2 were the time taken for the planets to go from A to B and C to D respectively, then what can be said about the relationship between the two times? Okay, so इसमें तो ये तो वही वाला रूल है, कौन सा? लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, याद आ रहा है आपको? कैपलर्स के लॉ थे ना, उसमें एरियल वेलोसिटी वाला लॉ था कि इक्वल टाइम में कोई भी बॉडी, प्लैनेट जो भी ऑर्बिट कर रहा है सन को, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, राइट मिलन? इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर मिलन? I'm not sure, sir. मैंने भी doubt सॉरी, ये डाउट पूछा। तो आपको डाउट हो, अभी डाउट है क्या इसमें? ओके फाइन, Yes, sir. I asked this. ओके तो लॉ ऑफ 8 इक्वल एरिया, एरियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी, लॉ ऑफ कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी क्या बोलता है कैपलर का? कैपलर के हमने लॉ पढ़े थे ना, दो डिवाइड कर रखे थे ना, सिंपल से लॉ थे क्या? एक तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स था और एक था लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, राइट? तो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी में क्या था कि, एंड दीज आर लाइक, आई मीन नॉट काइंड ऑफ इवन लॉस पर से, बिकॉज शुरू में बोला गया होगा लॉ, बट दे कैन बी एक्चुअली प्रूव बाय यूजिंग काइनेमेटिक्स, है ना? वो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करके इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं, बट लेट्स से व्हाटएवर, यू नो, कि तो उसने क्या बोला था कैपलर ने कि अगर इक्वल टाइम में
जो भी ये जो लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन, ये जो लाइन है, इट स्वीप्स इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। लेट्स से 2 सेकंड में वो यहाँ से यहाँ प्लैनेट गया है ना, तो ये जो लाइन है एस और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, सन और प्लैनेट को ज्वाइन करती है, ये स्वीप करेगी राइट एरिया। जैसे झाड़ू मारते हैं राइट, झाड़ू कैसा होता है, ऐसा ब्रूम होता है कि नहीं, तो फिर क्या करते हैं फर्श पे कहीं पे, फर्श पे यहाँ गंदगी है तो फिर झाड़ू मारते हैं राइट। तो झाड़ू ऐसा मान लो कि ऐसा है, तो झाड़ू थोड़े बार ऐसा होता है ना, और यहाँ का कचरा सारा स्वीप हो जाता है। सो इट्स लाइक द एरिया स्वेप्ट राइट। सिमिलरली यू सी ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ जा रही है, तो बीच का यार एरिया जो है स्वीप हो गया, तो दिस इज द एरिया स्वेप्ट। तो जो एरिया स्वीप करती है ये लाइन ना, लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट, इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी यहाँ से यहाँ जाने में अगर टाइम लेट से 2 सेकंड लगा और यहाँ से यहाँ जाने में भी टाइम 2 सेकंड लगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो एरिया स्वीप हुआ है ना, दिस होल एरिया एंड दिस एरिया, दैट विल बी इक्वल, है ना। और फिर दूसरे रिवर्स वे में ना, और ये भी बोल सकते हैं ना कि अगर हमको यहाँ से यहाँ ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है प्लैनेट ने स्वीप किया है, प्लैनेट ने, है ना, ऑर्बिटिंग अराउंड द सन, तो अगर ये दोनों एरियाज इक्वल हैं, यानी प्लैनेट को यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में, सी से डी जाने में उतना ही टाइम लगा हुआ जहाँ से ए से बी जाने में इतना टाइम लगा हुआ। समझ में आया ना मुझे भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यानी अगर सेम Yes, sir. अमाउंट ऑफ टाइम है ना, तो उसमें वो एरिया जो स्वीप कर रहा है ना, ये बराबर ही होने वाला है। मतलब 1 सेकंड में इसने इतना किया तो अगले 1 सेकंड में भी एरिया टोटल है ना, शेप वेव से मतलब नहीं, समझ में आया ना। अगर ऑब्वियसली अगर यहाँ से यहाँ दूरी ज़्यादा है तो कम मतलब उसको ऐसा ट्रैवल करना पड़ेगा, है ना, यानी उसकी वेलोसिटी जो है कम होगी, स्पीड उसकी कम होगी राइट। अगर वो थोड़ा छोटा रेडियस है तो फिर रेडियस इन द सेंस कि सन और उस प्लैनेट को ज्वाइन करने वाली लाइन का लेंथ है ना, तो वो ज़्यादा उसको ये इस तरह से डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लीनियर डिस्टेंस, ताकि एरिया जो है बराबर है। तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा, अगर इन दोनों का एरिया बराबर है तो फिर टाइम टेकन टू स्वीप दिस एरियाज विल आल्सो बी इक्वल। यानी ए से बी जाने में जितना टाइम लगा होगा उतना ही सी से डी जाने में भी टाइम लगा होगा राइट। तो दिस इज द लॉ ऑफ एरियल कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी। ठीक है, प्लैनेट ऑर्बिटिंग अराउंड द सन sweep equal area in equal amount equal interval of time। ठीक है, तो उसके बाद फिर 12 के बाद 16 पे जाते हैं। 16 में क्या है, Sir. a particle is kept at rest at a distance r earth's radius above the earth's surface, the minimum speed of which should be positive so that it does not return is। अच्छा, मान लो कि अब इसमें क्या है, इसमें अर्थ है, अर्थ के ऊपर, अर्थ का तो रेडियस कितना होता है कैपिटल आर, ने बोल रखा है कि मान लो अर्थ के ऊपर यानी अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना हाइट है उसका, ये जो हाइट है कितना है वो भी आर है, तो समझा ना। यानी अर्थ के सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया राइट, क्योंकि एक तो रेडियस सरफेस पे आने के लिए तो r डिस्टेंस होना चाहिए सेंटर से, है कि नहीं। ये अर्थ है हमारा, और फिर सरफेस से हाइट अगर r है, यानी टोटल डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ विल बी हाउ मच, 2r, है कि नहीं। तो पूछ के रखा था मिनिमम स्पीड विद विच इट शुड बी प्रोजेक्टेड सो दैट इट डज नॉट रिटर्न इज। अब अगर निकालना है एक तरीके से एस्केप वेलोसिटी निकालनी है कुल मिला के, बट एस्केप वेलोसिटी किस केस में, यहाँ से, मतलब जब पहले तो एस्केप वेलोसिटी हम कहाँ से निकालते थे, अर्थ के सरफेस से निकालते थे। अब आपको निकालना पड़ेगा फ्रॉम हाइट r, दैट मीन्स हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ राइट। यानी r हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इतना ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट है वहाँ से उसका एस्केप वेलोसिटी कितना होगा। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है कि कितना एनर्जी दे दें इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, कि उसका नेट टोटल एनर्जी कितना हो जाए, एक तरीके से ज़ीरो हो जाए। पोटेंशियल एनर्जी मतलब सारा नेट मैकेनिकल एनर्जी अगर जीरो हो जाएगा तो फिर वो पार्टिकल जो है इन्फिनिटी पे जाएगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो गया तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगा। आई मीन व्हाट आई वांट टू से इज कि कितना हमको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा ताकि वो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम कर पाए, समझ में ना। क्यों बाइंडिंग पोटेंशियल एनर्जी होता है -g m/r होता है राइट। तो इतना अगर एनर्जी हम दे देंगे इन द फॉर्म काइनेटिक एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करता है। बाइंडिंग एनर्जी प्लस में ही लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी प्लस में ही लेते हैं ना। जो भी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का होता है उसमें पॉजिटिव लगा देते हैं, दैट इज अ बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हमारा नेगेटिव में होता है, समझ में है ना। उतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा कहाँ से, इन्फिनिटी से वहाँ पे लाने के लिए राइट। अब उतना ही वर्क डन आप क्या कर देंगे, उसमें डाल देंगे
है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, वो वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा लाइक दैट। आपको याद आ रहा है हमने कैसे escape velocity Yes, निकाली sir. थी? तो escape velocity में हमने निकालने में क्या किया था कि हमने क्या किया था कि उसका हमने जितना भी पोटेंशियल एनर्जी था उसको हमने इक्वल टू कर दिया था काइनेटिक एनर्जी के बराबर। इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब मैग्नीट्यूड वाज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट आई मीन इज कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ अगर जीरो हो जाए, है ना, तो पार्टिकल क्या होगा, आगे चलता जाएगा, आगे चलता जाएगा, और फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो इन्फिनिटी पे जा सकता है लाइक दैट। ओके, इज इट क्लियर टू यू और शुड आई गो अ लिटिल बिट मोर इन Yes, sir. डिटेल? No, sir. Very क्लियर है? good. तो फिर कुल मिला के Yes, sir. हम इस केस में कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ द अर्थ, है ना, और राइट ठीक है, उसका मास मान लो, जो भी बॉडी है उसका मास एम मान लो, वो उसके इंडिपेंडेंट आ जाएगा, जी एम एम बाय आर इक्वल टू कितना, हाफ एम वी स्क्वायर, है ना, ये वी निकाल दी, ये वी स्केप अगर है तो, और यहाँ पर सॉरी डिस्टेंस कितना है, जी एम एम बाय आर नहीं होगा, टू आर आ जाएगा। ओके, क्योंकि डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कितना है, टू आर, राइट। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, माइनस होएगा ऑब्वियसली, मैं दोनों में इक्वल टू कर दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इन दोनों को अगर ऐड करूँगा तो जीरो होंगे, तो मैग्नीट्यूड खाली इक्वल कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नेगेटिव होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर लो वी की वैल्यू, एम कर दिया, टू कर दिया, तो वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट जी एम। GM by अगर यही yes, sir. मान लो कि हमारा जो अर्थ के सरफेस पे होता था, क्या होता था, यहाँ पे टू आर की जगह आर आ जाता था, तो ये टू जो है कटता नहीं था, तो फिर एक टू आ जाएगा, है ना, राइट। सो दिस टू वोंट बी देयर, सो दिस टू विल कम हियर, सो इट विल कम टू बी व्हाट, escape velocity कितनी आती थी, 2 gm by r आती है, दिस इज द escape velocity फ्रॉम द surface of the earth, but when the object is at a height r above the surface of the earth, then this is the escape velocity which comes out। तो हमारे केस में आंसर ये वाला आ जाएगा, gm by r। Understood, 16 sir. satellite is orbiting 17, the sir. Satellite is orbiting the Earth close to its surface. A particle is to be projected from the satellite to just escape from the escape speed from the Earth is v. The speed with respect to the satellite will be less than v, more than v, will be equal to v, will depend on the direction of projection। क्या होगा बताओ, मान लो ये अर्थ है, अर्थ ही है ना, अर्थ ही है, उसके अराउंड एक सैटेलाइट है, ठीक है, सैटेलाइट इस ऑर्बिट में वो कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, यहाँ पे छोटा सा सैटेलाइट है अपना, है ना, वो जा रहा है ऐसे से, तो उसने क्या बोल रखा है कि कितनी वेलोसिटी से उसको भेजना पड़ेगा, है ना, टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द अर्थ, यानी इसके अर्थ पे वो गिरे हैं ऐसा करके, है ना। अब खुद सोचो, अगर मैंने इसको इस डायरेक्शन में भेजा, राइट, तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में भेजा और एक्सेलरेशन भी इस डायरेक्शन में लगने वाला, फोर्स भी इस डायरेक्शन में लगने वाला, तो वो अर्थ पे जल्दी हिट कर जाएगा, राइट, है कि नहीं, राइट। अगर मैंने उस डायरेक्शन में भेजा तो उस पर वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में है ना, ऑब्वियसली सैटेलाइट का भी वेलोसिटी कुछ है, और उसके रिस्पेक्ट में मैं इस डायरेक्शन में भेज रहा हूँ, यानी सैटेलाइट का वेलोसिटी मान लो इधर को है ना, तो सैटेलाइट का वेलोसिटी भी उस पर ऐड हो जाएगा, यानी उसका नेट जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, जो भी है नेट रिजल्टेंट डायरेक्शन विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी एंड द डायरेक्शन इन विच आई एम सेंडिंग, राइट, लेकिन राइट, तो उससे हमारा को नेट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, Yes, sir. हम इसको इधर को फेंकूंगा तो भी इसका डायरेक्शन नॉट एग्जैक्टली होगा, मतलब अर्थ के रिस्पेक्ट में, सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में अगर इधर को फेंकूंगा तो मान लो इधर को आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन तो चेंज होगा, मैं इधर को करूँगा तो कुछ अलग डायरेक्शन आएगा, राइट, तो डायरेक्शन चेंज होगा। अब डायरेक्शन चेंज होने से हमारा कहानी फर्क पड़ने वाला है, कैसे फर्क पड़ने वाला है, एक्सेलरेशन फोर्स तो उस पर किस तरफ लगने वाला है, अर्थ के सेंटर की तरफ लगने वाला है कि नहीं। तो अगर मान लो उसी डायरेक्शन में अर्थ के सेंटर की तरफ ही मैंने उसको फेंक दिया, तो फिर फोर्स भी उधर को और वेलोसिटी भी उधर को फटाफट जाके चिपक जाएगा, है कि नहीं, राइट। जितनी वेलोसिटी से आप ऊपर फेंक, मतलब जितनी वेलोसिटी से मान लो आप बाहर फेंकना चाहते हो, उतनी वेलोसिटी से आप डायरेक्शन चेंज कर दो अंदर की तरफ, तो बाहर थोड़ी निकलेगा, चिपक ही जाएगा। इनफैक्ट अगर अर्थ से भी अगर आप
किसी बॉडी को है ना यहाँ पे है ना, अगर आप इधर को फेंक देते हो इधर को नीचे की तरफ, तो नीचे ही आएगा ना, चिपक जाएगा ना। मान लो उसका स्केप वेलोसिटी भी उतना, राइट, और डायरेक्शन आपको अलग करना होगा तब फिर वो स्केप कर पाएगा। सो इट विल डिपेंड ऑन द वेलोसिटी, सॉरी डायरेक्शन। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली इट विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो इसमें लिख तो रखा है कि डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा, दैट इज देयर ऑलरेडी। बाकी हमको ऑप्शंस that will depend on direction actually, है ना, that will depend on Yes, sir. direction। okay, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूछे तो हम बता सकते हैं कि v से ज़्यादा कम ये वो फलाना ढिमकाना है, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन फिक्स नहीं किया तो फिर हम बता नहीं सकते कि v से ज़्यादा कि कम, है ना। किसी डायरेक्शन में v से ज़्यादा भी हो सकता है, किसी डायरेक्शन में v से कम भी हो सकता है, और किसी डायरेक्शन में पॉसिबल ही नहीं, कुछ भी कर दो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव 2 में क्या है, सेकंड क्वेश्चन में आपको डाउट है, उसमें क्या है, इनसाइड अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल the gravitational potential is zero, the gravitational field is zero, the gravitational potential is same everywhere, and the gravitational field is same everywhere। तो यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल जो होता है, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल, उस केस में क्या होता है आपको पता है, फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल शेल इट जस्ट बिहेव्स एज इफ द होल शेल इज कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल, है ना। जैसे मान लो कि पॉइंट मास ही हो, मान लो इसका मास जो है एम है, तो मान लो कि यहाँ पे ही वो छोटा एम रखा हो, इट्स जस्ट लाइक दैट, है ना। तो क्या होगा बाहर के लिए, तो बाहर पर द पॉइंट लाइंग आउटसाइड द शेल, है ना। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड भी वैसे ही उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वैसे ही रहता है, जैसे कि मान लो कि अगर पूरा का पूरा मास जो है, जो कि शेल है, शेल मतलब हॉलो शेल, है ना, खोखला है, एज इफ द होल मास इज कंसंट्रेटेड एट सेंटर, और उस पॉइंट मास की वजह से जितना इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, उतना ही फील्ड और पोटेंशियल भी फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द शेल उतना ही लगेगा। ओके, बट कहानी बदल जाती है अगर शेल के अंदर जाते हैं। शेल के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, पोटेंशियल कितना हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, वी क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। कितना हो जाता है, जितना भी यहाँ पे आते हैं जितना भी वी था ना उतना ही हो जाता है। ओके, so we will have some fixed value which will be equal to how much, which will be equal to g m by जो भी मास है डिवाइडेड बाय दिस रेडियस। यहाँ तक क्या होता है, मान लो कि जो भी है माइनस जी एम बाई, यहाँ तक क्या होता है, पोटेंशियल जो है चेंज होता है, चेंज होता है, चेंज होता है ना। इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ दिस शेल व्हिच इज लेट्स से आर, हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक बार फॉर अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट विल बी माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। आर इज अ वेरिएबल थिंग, ओके, कैपिटल आर इज द constant radius of the shell, okay, but for a point on the shell what it will be, the small r will be equal to capital R, तो ये हो जाएगी वैल्यू। अब उसके बाद शेल के अंदर आते ही क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल रिस्पेक्ट टू पोजीशन या फिर चेंज इन पोजीशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है कि नहीं। दैट मीन्स चेंज ही नहीं होएगा, राइट। अगर मैं बोल देता हूँ कि डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स इज नॉट वेरिंग रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट, ये हो गया ना मतलब। तो सिमिलरली अगर ई जीरो हो गया शेल के अंदर, दैट मीन्स डी वी इज नॉट चेंजिंग रिस्पेक्ट टू टाइम रेडियस, चेंज इन रेडियस और नो पोजिशन। रेडियस क्या है, रेडियस नहीं, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द आर इज व्हाट, आर इज नॉट द रेडियस, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द शेल, है ना। किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट पे तो ये आर हो गया, राइट, दिस इज द आर, राइट। सो वो उस आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। फॉर अ पॉइंट लाइंग आउट इनसाइड द शेल ई इज इक्वल टू जीरो, है ना, तो दैट मीन्स माइनस डी वी बाई डी आर विल बी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स अब कहीं पे भी मतलब चेंज ही नहीं करेगा, वी चेंज ही नहीं करेगा, राइट, रिस्पेक्ट टू आर, दैट मीन्स द साइड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो कांस्टेंट रहेगा। ओके, so what all options we have, let's see, inside a uniform spherical shell the gravitational potential is zero। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो है क्या, नहीं जी, कितना है, माइनस जी एम बाई आर, जो कि जीरो नहीं, मतलब जीरो ऑब्वियसली नहीं होगा अगर मास कुछ है, ठीक है, तो जीरो तो नहीं, ये तो गड़बड़ हो गया, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, हाँ भाई, ई इक्वल टू जीरो, ग्रेविटेशनल फील्ड इज जीरो, इज राइट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कांस्टेंट आ रहा है क्योंकि डी वी बाई डी आर जीरो आ रहा है, दैट मींस वी इज कांस्टेंट, राइट, that is what it means, dx by dt is zero, that means
x is not varying with respect to time, that is x is constant with respect to time, है कि नहीं? तो ये भी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एवरीवेयर। अब जीरो है ग्रेविटेशनल फील्ड हर जगह पे तो सेम ही हो गया, राइट? जीरो है हर जगह पे तो सेम ही वैल्यू हो गई है, सो दिस इज आल्सो करेक्ट। सो बी सी डी शुड बी द करेक्ट ऑप्शंस टू बी चूजन फॉर क्वेश्चन, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो let us proceed, with SHM. So homework for the next class is like, I think you already know objective 1 and objective 2, right? Of SHM. You already Yes, done, sir. right? Once I've done objective 1, so objective 2 I still have. Objective 2 you have not completed, right? Okay. So half of it is done. Any So, half. so complete this objective 1 or objective 2, and you can even start exercises also. But let's say Yes, for sir. your homework is to complete till objective 2, and so next time we'll be having discussion of exercises of discrimination. Okay. Yes, sir. All right. So आपका एग्जाम कैसा गया वाला? So mine was starting from 8th of this month. My first would be physical education, and on 10th, I suppose, I have my physics exam. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है I need to change earphone because I'm not getting clear voice of yours. एक सेकंड रुको। करना हेलो, Yes, sir. yes Murali. So what you were telling, like you had the exam, how was it? Yes, sir. So my exams are starting from 8th of March. My first would be physical education, and on 10th, I'll have my physics of this month. Okay, so very soon you are having phase some time. Syllabus is complete syllabus or is it? So from the school, March 10, this uh, coming March. Yeah. yes, sir. Yes, sir. Was मतलब इतने ढंग से कवर अप नहीं किया, but Okay, fine. So let's see. Mhm. I think we'll be having 3 more chapters, right? That, which you might not have gone through, right? 3, I guess. yes. Okay. Hmm. So, no problem. कोई दिक्कत वाली बात नहीं। So, then you can just have your own way. आप एग्जाम उसमें क्या क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं क्या आपको प्रीवियस ईयर स्कूल के? कहीं पे सेव हुए होते हैं क्या? I didn't actually quite get this.
previous year question papers for this exam, like कहीं से मिलते हैं कुछ? No, sir. So I haven't like solved any of like school ने तो ऐसा कुछ नहीं दिया कि सर स्कूल का भी एंड मोमेंट पे ही सिलेबस खत्म हो जाएगा, अभी कल ही खत्म हुआ सर we are having offline exams, so therefore most of the parents are concerned कि बच्चों का सिलेबस भी नहीं like हमारे उन सब के तो बाकी सबके एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स है तो कंप्यूटर एंड फिजिकल एजुकेशन का मैथ्स का भी हो गया, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स वाज बीइंग एक्सटेंडेड ओवर एंड ओवर अगेन. Chemistry was finished at the end of Feb, and physics recently. Okay, okay. ठीक है. If you can get some idea like पहले क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं टीचर के हिसाब से, तो टीचर उसी टाइप के क्वेश्चंस देता है. एनीवेज 11th के उतने ज़्यादा मार्क्स मैटर नहीं करते बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू शो अप इन योर result which you're going to, let's say, put in the resume. But you should perform as good as possible. But I think जो Yes, sir. टीचर होता है ना, टीचर पे डिपेंड करता है वो कैसा पेपर पढ़ाना चाहता है. सो देयर इज नो स्टैंडर्ड सेट फॉर एटलीस्ट 11th क्लास. 11th क्लास में टीचर की मर्जी होती है, जो करे वो जैसा मन करे वो वैसा कर देगा. तो आप अगर कहीं से देख सकते हो कि हाउ द टीचर जनरली मेक्स द, कैसे वो क्वेश्चन सेट करता है. अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहीं से मिल सके, नहीं मतलब पिछली बार बच्चों ने पेपर दिया होंगे, उनके पास कि किसी के पास पेपर वगैरह हो, तो जस्ट गिव गेट एन आइडिया हाउ द पेपर इज लाइक. एंड अगर आपके बीच में टेस्ट वगैरह हुए होंगे, उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि टीचर इन जनरल कैसे क्वेश्चन पूछता है, और थ्योरेटिकल क्वेश्चन Yes, पूछता sir. है, पूछता है, तो उस हिसाब से आप प्रिपरेशन करिए, है ना. That's what it can be like, है ना. So just give weightage to that कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछना है. डोंट जस्ट कि हाँ भाई मेरे को चैप्टर कंप्लीट करना है अभी, ये वाला अच्छे से समझना है. दैट इज गुड ओनली, बट राइट नाउ जस्ट लाइक जब आप एग्जाम दे रहे हो तो थोड़ा स्कोरिंग मेंटालिटी में जाना पड़ता है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? Yes, sir. जस्ट डू दैट बिकॉज ठीक है, जितना भी टाइम है उसमें आप वो कर लो. इट्स नॉट अ बिग डील एक्चुअली बिकॉज इट्स 11th क्लास ओनली. We are aiming for 12 marks matters, and what matters is then competitive examinations and all. So like और इसमें जो है आप थोड़ा सा देख लेना कैसे उसने क्वेश्चन, बीच बीच में अगर क्वेश्चन हुए हैं मतलब पेपर्स वगैरह हुए हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. वही sir. That's why I'm not इतना worried about this क्योंकि अभी तो मेरा मार्च सैट भी है सर. 13th को मेरा सैट एग्जाम से भी मुझे दिल्ली जाना है. अच्छा, के हाँ बीच हाँ, में 13th मैथ्स को. और यस इंग्लिश यस. का पेपर. क्लैश कर रहे हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. क्या बोला फिर स्कूल वालों ने? एक्चुअली सर दिल्ली जाना होगा क्योंकि कोलकाता में कोई तो अभी तक कुछ बोला नहीं सर. लाइक डैड ने भी बात की तो प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल लाइक कि ओके वी विल कंसीडर क्या करना है, रीटेस्ट करना है या फिर एवरेज निकाल के पास करना है. तो दैट वाज द डील. मैंने तो ईमेल भी लिखा था स्कूल को. सो लेट्स गो अहेड विद एसएचएम. एसएचएम पढ़ते हैं अपन. ओके. सो एसएचएम ऑलमोस्ट हमारा जो क्रक्स है वो तो लास्ट टू लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया. वी आर डूइंग सम मोर एग्जाम्पल्स और काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, है ना. सो टुडे सो हमने एंगुलर एसएचएम कंप्लीट कर लिया था. सो राइट नाउ वी विल शेयर द स्क्रीन. राइट, एंगुलर एसएचएम हमारा हो गया है ना. हमने सब देखा था, इन जनरल हमने देखा था. फिर कुछ केसेस लिए थे कि सिंपल पेंडुलम है, बॉब है, या फिर टॉर्शनल, क्या बोलते हैं, टॉर्शनल पेंडुलम. टॉर्शनल पेंडुलम कौन सा होता था जिसमें वर्टिकल एक्सिस होती थी और कुछ भी होता था वो ऐसे रोटेट करता था. इंस्टेड ऑफ बीइंग रोटेटेड, गेटिंग रोटेटेड लाइक दिस बैक एंड forth, it will be rotating in the about this vertical axis. Okay, in this case it will be rotating about horizontal axis, right? This simple pendulum wala case, है ना.
एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के आगे पीछे भागता है, राइट। इस केस में क्या होता है, एक वर्टिकल एक्सिस दैट द स्ट्रिंग इटसेल्फ इज द एक्सिस अबाउट व्हिच इट इज गोइंग टू, है ना। थोड़ा ऐसा जाता है तो थोड़ा ऐसा आता है, ठीक है, लाइक दिस, है ना। मतलब ऐसा धागे से चक्री लेती है तो फिर थोड़ी देर को घूमती, थोड़ी देर घूमती, थोड़ी देर घूमती, थोड़ी देर घूमती। क्यों ऐसे हो रहा है, क्योंकि इस तार में जो है, तार जो लटकी हुई है उसमें टर्न ट्विस्टिंग आ जाएगा, है ना। तो टर्न हो जाएगी, फिर वापस वो उस टर्न को अनटर्न करने की कोशिश करेगा, है ना। तो वापस वो ट्विस्टिंग को खत्म करने की कोशिश करेगा, तो वापस ऐसे घूमेगा, फिर वापस ऐसे घूमेगा, राइट। लाइक दिस करके घूमता रहेगा चक्री। समझ में आएगा। तो दिस वाज टॉर्शनल पेंडुलम। Okay, now let us talk about, let's say when we are having a body or a mass particle subjected to two forces together, and those two forces are the forces which can individually make the body move in axis. मतलब कि मान लो कि एक बॉडी जो है उस पर अगर एक फोर्स लग रहा था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस के आर, है ना। क्योंकि इसमें से हमने डायरेक्शन मिल जाएगा, है ना। आर मान लो इधर को जा रहा है ना, तो अब वो इधर को जा रहा था और इधर को आगे पीछे ऐसे सिंपल, है ना, ऐसे करके आगे पीछे फोर्स लगने, एक और फोर्स लगने लग गया, मतलब किसी भी डायरेक्शन में लग सकता है, इट कैन बी इवन इन दिस डायरेक्शन। दूसरा फोर्स जो है उसको अगर सेपरेटली, जैसे F1 इस तरह से लगा रहा है ना, दूसरा F2 किस तरह से लगा रहा है, F2 इस तरह से फोर्स लगा रहा है, तो अगर खाली उस पर F2 लगा रहा है तो वो आगे पीछे ऐसे ऐसे चल रहा है, समझ रहा है। एक बॉडी पे अगर F1 लगा रहे हैं तो आगे पीछे ऐसे कर रहा है, अगर सिर्फ उस पर F2 लगा रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहा है, बट दीज टू मोशंस आर इंडिविजुअली ऐसे चल रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, sir. इस तरीके से दो फोर्सेस। नाउ लेट्स से हम दोनों फोर्सेस को हम कंबाइंड लगाते हैं ना, तो दूसरे केस में लेट्स से F2 इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के आर, यहाँ पे R1 और यहाँ पे क्या R2, ठीक है ना। तो लेट्स से ऐसा है कि अब इन दोनों को हम कंबाइंड अगर लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा F1 प्लस F2 फोर्स लगेगा, यहाँ पे वेक्टर है ना। F1 प्लस F2 इसको लिखना हो जाएगा माइनस के R1 प्लस, है ना। अगर मान लो कि ये जो नेट फोर्स लग रहा है लेट्स से F में, उसको हम लिखेंगे तो इसको इक्वल होगा माइनस के आर में, या फिर आर जो भी, है ना। टोटल अब जो बॉडी का जो अब आई मीन जब ये अब ये जो पार्टिकल जो है, मास पार्टिकल जो कि एस मोशन करने वाला है अंडर द एक्शन ऑफ द सोर्स F1 एंड F2 कंबाइंड टुगेदर में, तो अब ये जो मोशन करेगा तो उसका पोजीशन वेक्टर विल बी व्हाट, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी गिवन द R1 प्लस R2। जैसे पहले ये यहाँ पे होता है ना, सिर्फ F1 लगता तो ये यहाँ पे होता, और सिर्फ F2 लगता तो यहाँ पे होता, लेट्स से ये ऑरिजिन है ना, ये ऑरिजिन, दिस इज ऑरिजिन। तो अभी कहाँ पे होगा, दिस विल बी R1, दैट मींस R1 प्लस R2 दैट मींस R1 प्लस R2, ये इसका पोजीशन हो जाएगा, अंडरस्टैंड, राइट। Yes, sir. कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा इन दोनों को ऐड करने पे जो पोजीशन आएगा ना, जैसे पार्टिकल जो है ऐसा जा रहा है और ऐसे जा रहा है, और कैसे पोजीशन हो जाएगा, ऐसे लाइक पार्टिकल ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, और पोजीशन कैसा हो जाएगा, ऐसा। सो एक्चुअली में उसका पोजीशन कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा। मीन्स अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बनाऊँ, इस पॉइंट यहाँ पे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाऊँ तो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाऊँ तो यहाँ पे आएगा, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ Yes, sir. हमने किसको ऐड किया, ये हमारा R1 है और ये हमारा R2, और दोनों का रिजल्टेंट जो है थोड़ा सा इससे एंगल कम होता है, तो उसको मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ऐसा आएगा, ठीक, थोड़ा सा दिखता है दिस विल बी द न्यू। आपको समझ में आया ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो दोबारा बताओ, I got it, sir. ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, राइट। तो अब क्या हो सकता है, वी कैन ऑल्सो सी लेटर ऑन कि इसको हम देखेंगे तो दिस इज ऑल्सो अनदर एसेशन, राइट, दिस इज ऑल्सो एसेशन, राइट। ये फोर्स भी वैसे ही आ जा रहा है ना, ये तो नेट फोर्स, दिस इज अ फोर्स, सम फोर्स
because this is the resultant of these two forces. This is also a force, net force, and this force by nature is also of that kind of minus k r1. Okay, we are getting the resultant r1 plus r2 is equal to, है ना. तो ये जो है actually now this is we are getting an SHM which is the combination of two SHMs, right? ठीक है. सिर्फ फोर्स F1 लगता तो वैसे SHM करता, फोर्स F2 लगता तो वैसे SHM करता. अब दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए तो भी एक मोशन हो रहा है एंड दैट मोशन इज आल्सो एन SHM. क्यों? क्योंकि उसकी इक्वेशन भी ऐसी आ रही है, SHM वाली इक्वेशन आ रही है माइनस के एक्स और माइनस के आर टाइप का. दिस इज द नेट फोर्स, राइट. So we will study this under the topic what? Okay. Composition of simple harmonic solar systems. हमने तो देख ही लिया कैसे आने वाला है कि नहीं. तो उसके आप कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, ठीक है. अब हमको पता है कि this will be another SHM, right? Combination of two SHMs. We have already seen that will be another SHM, है ना. So let's take some special cases of those things, right? कि वो SHM कैसे कैसे हैं फोर्सेस के डायरेक्शंस के बीच में ना. सो लेट्स से हमारे पास दो जो SHMs हैं दोनों सेम डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज वन केस. मतलब मान लो कि अभी हमारा जो R1 ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे कर रहा था और R2 भी ऐसे ऐसे कर रहा है ना. इन दोनों का